कर्नाटक में ओमिक्रॉन के संक्रमित 2 रोगियों का पता चलने के बाद विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए नए दिशा निर्देश किए गए लागू। प्रदेश में भी सतर्कता बरतने के दिए गए सख्त निर्देश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय की रखी आधारशिला। इस विश्वविद्यालय के माध्यम से सहारनपुर के समेत शामली और मुजफ्फरनगर के युवाओं के लिए खुलेंगे उच्च शिक्षा के नए द्वार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की 10वीं कक्षा से पूर्व और बाद के अध्ययनरत मेधावी छात्र छात्राओं को किया छात्रवृत्ति का ऑनलाइन हस्तांतरण। का सरकार बिना भेदभाव के विद्यार्थियों को दे रही है सुविधाएं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर आज गोरखपुर में दूरदर्शन केंद्र के 8 स्टेशन और प्रदेश में स्थापित अन्य 3 FM स्टेशन का करेंगे उद्घाटन। नमस्कार, मैं हूं प्रणव अग्नोत्री। समाचार विस्तार से। विश्व भर में चिंता का कारण बन रहा कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन भारत में भी आ चुका है। कर्नाटक में इसके 2 रोगियों का पता चला है। सरकार अपने स्तर पर तमाम कदम उठा रही है। विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए भी नए दिशा निर्देश लागू किए गए हैं। ज्यादा जांच, निगरानी, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। हालांकि इससे डरने की जरूरत नहीं, बल्कि और ज्यादा एहतियात के साथ कोरोना अनुकूल व्यवहार अपनाए जाने की आवश्यकता है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भारत में दस्तक दे दी है। कर्नाटक में कोरोना वायरस के इस वेरिएंट के 2 रोगियों की पुष्टि हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी दी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने गुरुवार को बताया कि देश में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 मामले सामने आए हैं। दोनों मामले कर्नाटक से हैं। वह जो 2 केस हैं उनके बारे में बताना चाहेंगे कि उसमें से एक केस 66 साल के एक मेल हैं, दूसरा केस 46 साल के एक मेल हैं। और जैसे कि हमारा प्रोटोकॉल है, ना कि हमारे इंसाकॉग नेटवर्क ने उसको समय पर डिटेक्ट किया, बल्कि एज ए प्रोटोकॉल, एज ए प्रैक्टिस जो हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की पद्धति भी शुरू हुई है। और जितने उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट हैं और जितने सेकेंडरी कॉन्टैक्ट हैं उन सबको ट्रेस कर लिया गया है और उन सबकी टेस्टिंग करके उनको एज पर प्रोटोकॉल हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के इस नए स्वरूप को लेकर सतर्कता बरतने को कहा है। लोगों से कोरोना अनुकूल व्यवहार किए जाने की अपील की गई है। इसके साथ ही इस बारे में राज्यों से भी बात की गई है। We need not panic, but awareness is absolutely essential. COVID appropriate behavior is required. Use of masks, hand hygiene, and not going to and not organizing mass gatherings will help breaking the chain of transmission of Omicron. जिन टूल्स का इस्तेमाल करते हुए हमने इस पेंडेमिक की लड़ाई करी है, उन टूल्स को फिर हम पूरी तरह से इस्तेमाल करें, उसमें कोई भी कमी ना हो। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कोविड-19 के नए स्वरूप के प्रसार को रोकने के लिए विदेश से आए नागरिकों की निगरानी की जाए और इसके साथ ही यात्रियों के RT-PCR टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने पर उनका कोरोना प्रोटोकॉल के तहत इलाज किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बारे में बहुत से तथ्य विज्ञान के द्वारा सामने आने वाले हैं। भविष्य में जो भी निर्णय लिए जाएं, वे सभी निर्णय वैज्ञानिक तथ्यों के सामने आने के बाद ही लिए जाने चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। इस बीच तमिलनाडु में ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर चेन्नई एयरपोर्ट पर प्रशासन यात्रियों को लेकर सतर्क दिख रहा है। यहाँ नए दिशा निर्देश लागू किए गए हैं। नियमों का पालन किया जा रहा है। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने बताया कि साउथ अफ्रीका से आए हुए यात्रियों में अभी 4 लोग कोविड पॉजिटिव आए हैं। उनके सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। जिसका पॉजिटिव आया है केस, तो उसका भी वो टेस्ट और जरूरी है कि जीनोम सीक्वेंसिंग का टेस्ट करना चाहिए। और कौन सा विषाणु है बाधित रुग्ण, कौन से विषाणु से बाधित है। 1 माह से कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं और देश में 55% एक्टिव केस महाराष्ट्र और केरल से हैं। देश में लगभग आधी आबादी को वैक्सीन की डोज लग गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये भी बताया कि 49% आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी हैं। 84% अडल्ट पॉपुलेशन में 84% का कवरेज सिंगल फर्स्ट डोज का हुआ है और 49% 49% वयस्क
पॉपुलेशन जो है, जनसंख्या जो है हमारे देश में, वो 2 डोज से कवर हो गई है. दिस इज अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट माइलस्टोन एंड वी सेलिब्रेट दैट एंड वी लुक फॉरवर्ड टू कंप्लीटिंग द अनफिनिश्ड टास्क. कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को WHO ने चिंता का विषय घोषित किया है. ओमिक्रॉन को लेकर सरकार ने कुल 12 देशों यूरोप, साउथ अफ्रीका, मॉरिशस, ब्राजील, हांगकांग, इजराइल, चीन, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, न्यूजीलैंड और बोत्सवाना से आने वाले यात्रियों पर रोक लगाई है. सहारनपुर में गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 50.45 एकड़ भूमि पर बनने जा रही मां शाकुंभरा यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया. इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह यूनिवर्सिटी मात्र सहारनपुर के युवाओं का ही नहीं बल्कि शामली और मुजफ्फरनगर सहित 3 जनपदों के युवाओं के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने का माध्यम होगी. उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में उत्तर प्रदेश में गन्ना भुगतान को लेकर किसान परेशान थे और सरकार में बैठे लोग गन्ना मिलों को अपने चहेतों को बेचने का काम कर रहे थे, जिसकी जांच की जा रही है. आज यहां पर यूनिवर्सिटी के भूमि पूजन के साथ ही उत्तर प्रदेश के जो शिक्षा के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ योगी जी के नेतृत्व में, दिनेश भाई के नेतृत्व में चल रहा है, उसमें एक कड़ी और जुड़ी है, एक आहुति और दी जाती है. इसके साथ ही आसपास के 3 जनपदों का, 3 जिलों के सभी युवाओं के लिए न केवल पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था होगी, अपने घर के साथ ही उनको उच्च शिक्षा प्राप्त हो जाएगी. मित्रों, आज जब मैं यहां आया हूं, मैं कहना चाहता हूं कि 2017 में यही सहारनपुर में मैं आया था. सभा थी, सभा के बाद बहुत सारे लोग मुझे मिले थे और उस वक्त कहते थे कि साहब, उत्तर प्रदेश के अंदर हम तो परिवर्तन कर देंगे, मगर परिवर्तन के साथ हमारा जो पलायन हो रहा है वो क्या कम होगा. मैंने उनको कहा था कि आप एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए, आपको पलायन करने वाले उत्तर प्रदेश से पलायन करते जाएंगे. इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस यूनिवर्सिटी में 2022 से शिक्षण कार्य प्रारंभ हो जाएगा. इसके अंतर्गत 264 महाविद्यालय संबद्ध होंगे, जिससे आसपास के जिलों के युवाओं को बेहतर उच्च शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिलेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि अब सहारनपुर जनपद विकास के पथ पर चल रहा है. भाइयों बहनों, आज देश सुरक्षित हाथों में दुनिया के अंदर समृद्धि की ओर अग्रसर हो रहा है और उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से विकास की नई बुलंदियों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है. 2017 के पहले दिल्ली से सहारनपुर की दूरी 6 से 8 घंटे का समय लगता था. आज भाइयों बहनों, इस दूरी को कम किया गया है. अब आप इस दूरी को 2.5 से 3 घंटे के अंदर पूरा कर सकते हैं. यह कार्य पहले भी हो सकता है. इससे पहले गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं होता था. जब हम लोग 17 में आए थे तब माननीय अमित शाह जी ने इस बात को कहा था कि किसानों के बारे में बहुत स्पष्ट नीति होनी चाहिए, गन्ना किसानों का समयबद्ध तरीके से भुगतान की व्यवस्था होनी चाहिए. और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि विगत 5.25 वर्ष के दौरान 1,42,000 करोड़ रुपए का गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना किसानों के खाते में किया गया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लखनऊ में 12,17,631 मेधावी छात्र छात्राओं को 10वीं कक्षा से पहले और 10वीं कक्षा के बाद की छात्रवृत्ति योजना 2021-22 के अंतर्गत
458 करोड़ 66 लाख रुपए की छात्रवृत्ति का ऑनलाइन हस्तांतरण किया। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के 6,23,246 विद्यार्थी, अनुसूचित जाति के 3,54,088 विद्यार्थी, अनुसूचित जनजाति के 2,281, अल्पसंख्यक वर्ग के 71,725 विद्यार्थी और सामान्य वर्ग के 1,66,291 विद्यार्थी शामिल हैं। इन सभी विद्यार्थियों के बैंक खाते में सीधे छात्रवृत्ति का हस्तांतरण किया गया है। मुख्यमंत्री ने मेधावी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति के प्रमाण पत्र भी इस अवसर पर बांटे। कार्यक्रम में प्रदेश के मंत्री रमापति शास्त्री, नंदगोपाल गुप्ता नंदी, अनिल राजभर, मोहसिन रजा और संजीव कुमार भी मौजूद थे। इस अवसर पर लाभार्थियों से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विद्यार्थियों, खासकर बालिकाओं के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए कृत संकल्प है। उन्होंने कहा कि पैसे की कमी के चलते कोई भी योग्य विद्यार्थी उच्च शिक्षा से वंचित नहीं रखा जाएगा। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इन सभी योजनाओं को लेकर के सरकार की जो कार्य योजना जो विस्तृत रूप से आगे बढ़ी है, पिछले 4-4.5 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने 40 लाख से अधिक बच्चों को, जो पूर्ववर्ती सरकार में स्कॉलरशिप मिलती थी उससे भी 40 लाख से अधिक बच्चों को इस योजना के साथ जोड़ने का कार्य किया है। दूसरा, पिछली सरकारें भेदभाव करती थी। 2016-17 में अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों की स्कॉलरशिप ही रोक दी गई थी और जब हम लोग 2000 मार्च 17 में आए तो मैं देख करके आश्चर्यचकित था कि उन बच्चों की स्कॉलरशिप गई नहीं थी, परीक्षाएं नजदीक आ गई थी और फिर सरकार ने पहल करके उन बच्चों की स्कॉलरशिप को भेजने का कार्य किया था। जो सरकारें राजनीतिक प्रतिशोध और प्रतिद्वंदिता के तहत बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ करती हो, उन लोगों के द्वारा ये सीधे सीधे शासन की लोक कल्याणकारी योजनाओं को बाधित करने का एक षड्यंत्र किया है। लेकिन पिछले 5 वर्ष के दौरान आपने देखा होगा कैसे शासन की योजनाओं को हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य हो रहा है, चाहे वह अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों के लिए फ्री में कोचिंग की व्यवस्था के लिए की जाने वाली व्यवस्था हो, अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के लिए कोचिंग की व्यवस्था हो या अन्य सभी बच्चों के लिए, पिछड़ी जाति सामान्य जाति से जुड़े हुए बच्चों के लिए भी कोचिंग की फ्री में व्यवस्था। अभ्युदय योजना वर्तमान में सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर संचालित हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर आज गोरखपुर में दूरदर्शन केंद्र में अर्थ स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही 3 FM स्टेशन का भी उद्घाटन गोरखपुर से ही बटन दबाकर करेंगे। इसमें FM रिले केंद्र इटावा, लखीमपुर का गदानिया, बहराइच का नानपारा का FM स्टेशन शामिल है। नानपारा और गदानिया 2 ऐसे FM स्टेशन है जो नेपाल बॉर्डर पर स्थापित हैं और वहां के आदिवासी और जंगली क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भारतीय संस्कृति मनोरंजन के साथ समाचारों से जोड़ने में सहायक सिद्ध होंगे। स्थानीय स्तर पर लोगों को कला संस्कृति के साथ स्थानीय उद्योगों पर जानकारी भी FM के माध्यम से लोगों को मिलेगी। अर्थ स्टेशन के गोरखपुर में स्थापित होने से यहां के स्थानीय कलाकारों को भी लाभ होगा। यहां के बने कार्यक्रमों का प्रसारण दिल्ली और लखनऊ से किया जा सकेगा। स्थानीय लोगों ने अर्थ स्टेशन और FM रिले केंद्र के स्थापित होने का स्वागत किया है और कहा है कि इससे हमारी कला संस्कृति को देश और दुनिया इसके माध्यम से जान सकेगी। कलाकारों को होगा, जो इस क्षेत्र के कलाकार हैं काफ़ी समय से उपेक्षित हैं कि उनको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था जहां पर वो अपनी बातें रख सकें, कह सकें, और अगर करते भी थे तो वो सब मौका नहीं संभव नहीं हो पाता था कि वो कहीं से प्रसारित हो। लेकिन इस चीज़ के हो जाने से इन कलाकारों को सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा। दूरदर्शन
अर्थ स्टेशन जो यहाँ की प्रतिभाएं उभर के आएंगी। और सबसे बड़ी बात है, जो लोगों को बाहर लखनऊ जाना पड़ता था, दिल्ली जाना पड़ता था, अब गोरखपुर में हो गया, लोगों को करीब हो जाएगा, अपनी प्रतिभा दिखाने का लोगों को मौका मिलेगा। स्टेशन से गोरखपुर डायरेक्ट अपना सिग्नल सैटेलाइट को अपलिंक कर सकता है और इसकी वजह से यहाँ गोरखपुर के आसपास की सांस्कृतिक गतिविधियाँ, यहाँ की बौद्धिक गतिविधियाँ, यहाँ की लोक संस्कृति, भोजपुरी भाषा और यहाँ पे जो जानते हैं कि गोरखपुर बुद्ध, कबीर, महावीर स्वामी, गोरखनाथ, ये सभी महापुरुषों की धरती है। ये सांस्कृतिक रूप से अत्यंत समृद्ध धरती है। इस धरती की संस्कृति पूरे देश में देखी सुनी जाएगी। ये गोरखपुर के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी। कल 3 दिसंबर को 4 बजे से 5 बजे तक डीडी न्यूज़ पर, डीडी नेशनल पे और डीडी यूपी पे इस कार्यक्रम का सजीव प्रसारण होगा। उसी दौरान नानपारा, गडनिया और इटावा 3 जगह के एफएम स्टेशन का भी रिमोट लोकार्पण होगा और अपने हमारे अर्थ स्टेशन का भी लोकार्पण होगा। पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। अपने माननीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत और यहाँ पर जो भी उद्घाटन समारोह होना है, हमारा अर्थ स्टेशन पूरी तरह से तैयार है और हम लोग कभी भी किसी भी वक्त यहाँ से जैसा हमारे शुक्ला जी ने बताया, सामने बताया, वो सारा कुछ हम लोग कर सकते हैं। क्षेत्रीय समाचार एकांश आकाशवाणी केंद्र लखनऊ ने यूपी की बात आकाशवाणी के साथ शीर्षक से कार्यक्रम प्रसारण शुरू किया है। इस श्रृंखला में विगत 5 वर्षों के दौरान केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में संचालित अनेक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के लोगों के जीवन स्तर में आए सुधार की जानकारी जन सामान्य तक पहुंचाई जाएगी। 10 मिनट के इस कार्यक्रम का प्रसारण सप्ताह में प्रत्येक मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को शाम 7:45 से 7:55 के बीच आकाशवाणी लखनऊ के प्राइमरी चैनल 747 किलोहर्ट्ज पर किया जाएगा। और आइए देखते हैं डीडी न्यूज उत्तर प्रदेश के एक खास प्रोग्राम के बारे में। गंगा के किनारे से जमुना के मझधारे तक, बनारस के घाट से मथुरा के पाट तक, जो तय करते हैं सिंहासन, उन तक पहुंचेंगे हम। बोलेंगे गलियां, बोलेंगे चौराहे, सबकी जुबानें, हर एक का मन। क्या देखिए मेरे साथ सिर्फ डीडी उत्तर प्रदेश पर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन सिंह ने कहा है कि प्रदेश से भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण का खात्मा हुआ है और सवालों के घेरे में रहने वाला प्रदेश सवालों से बाहर होकर विकास के पथ पर सतत प्रयत्नशील है। सोनभद्र जिले में अपने 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे राधा मोहन सिंह ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश अब प्रश्नों का प्रदेश नहीं रहा। योगी सरकार ने तमाम प्रश्नों का उत्तर 4.5 साल में ही दे दिया है। उन्होंने कहा कि सोनभद्र एक औद्योगिक जिला है, इसके बावजूद भी पिछड़ेपन का शिकार रहा क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारों ने हमेशा इसे उपेक्षा करने के बाद यहां बड़ी सुविधाओं के साथ विकास के नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश की एक औद्योगिक नगरी है और मोदी सरकार आने के बाद फिर जब राज्य में आई, इस क्षेत्र का काफी विकास हुआ है। हवाई अड्डे के निर्माण से लेके मेडिकल कॉलेज, सड़कों का चौड़ीकरण और यहाँ जो हमारे जनजाति बंधु हैं उनके लिए कई कल्याणकारी योजना चलाई गई है और जन उत्साह आज मोदी और योगी के समर्थन में है। तो ऐसा दृश्य दिखाई रहा है, जो जन उत्साह दिखाई दे रहा है। अगले चुनाव में हमारे सभी उम्मीदवार भारी मतों से विजयी होंगे। श्रावस्ती पहुंचे जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय राप्ती नहर परियोजना के उद्घाटन के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने पत्रकार वार्ता में बताया कि यह परियोजना 9 जिलों को जोड़ती है। श्रावस्ती जनपद से निकलकर गोरखपुर बस्ती को जाने वाली यह नहर परियोजना किसानों के लिए काफी मुफीद साबित होगी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राप्ती नहर परियोजना का 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे।
सरयू नहर परियोजना जो 71 और 72 में जिसकी कल्पना की गई थी, और उस समय जब कल्पना की गई थी तो 78 करोड़ की परियोजना थी। 1978 में इस परियोजना का कार्य प्रारंभ हुआ। तब से लेकर के अब तक बहुत सारी सरकारें आईं, लेकिन परियोजना पूर्ण नहीं हो सकी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने, नरेंद्र भाई मोदी जी, उन्होंने भारत की बहुत सारी परियोजनाओं की समीक्षा किया। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की घोषणा की और लंबित परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए सरकारों से बातचीत किया, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने, तत्कालिक सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। 2017 में जब आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने इस परियोजना को आदरणीय प्रधानमंत्री जी से बातचीत करके फिर से रिवाइज एस्टीमेट इसका बना। 9,802 करोड़ रुपए की यह परियोजना 9 जिले की परियोजना, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और गोरखपुर की इस परियोजना की दृष्टि से जनवरी 2018 से इस पर कार्य प्रारंभ हुआ और युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए इस परियोजना को हम लोगों ने पूर्ण किया है और उसी परियोजना के लोकार्पण की दृष्टि से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है। 11 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया है। कुल 14.5 लाख हेक्टेयर जमीन इसके माध्यम से सिंचित होगी। विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ऊर्जा संरक्षण के लिए 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ऊर्जा संरक्षण राष्ट्रीय अभियान 2021 के अंतर्गत प्रदेश में जागरूकता कार्यक्रम के लिए एनटीपीसी के नोडल एजेंसी के रूप में कार्य सौंपा गया है। इसी क्रम में रायबरेली के ऊंचाहार एनटीपीसी के आवासीय परिसर में आजादी का अमृत महोत्सव, ऊर्जा कुशल भारत व स्वच्छ पृथ्वी विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस आयोजन में विभिन्न स्कूलों के लगभग 300 छात्रों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में चयनित बच्चों को नेशनल लेवल पर भेजा जाएगा। भारत सरकार के अंतर्गत ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें एनटीपीसी के टाउनशिप स्कूल्स, चिन्मया, डीएवी, सरस्वती विद्यालय और अन्य विसिनिटी के गांवों के विद्यालयों ने भी पार्टिसिपेट किया, जिसमें लगभग 300 छात्रों ने आकर के क्लीनर प्लैनेट, एनर्जी एफिशिएंट इंडिया के ऊपर बहुत ही सुंदर चित्रकारियां बनाई और प्रस्तुत करी। इस प्रतियोगिता में बच्चों को एनर्जी एफिशिएंसी के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली। इस प्रतियोगिता में शामिल बच्चों ने ऊर्जा संरक्षण के महत्व को समझा। एनटीपीसी केवल विद्युत उत्पादन ही नहीं करती है, बल्कि देश की संस्कृति में ऊर्जा संरक्षण को बराबर महत्व देती है। इसी तरह मेरा विश्वास है कि इस प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चे जो अगली पीढ़ी के संबल हैं, इस ऊर्जा संरक्षण के महत्व को समझेंगे और अपने दैनिक जीवन में भी इसको आत्मसात करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सूचना प्रसारण मंत्रालय के लोक संपर्क ब्यूरो लखनऊ कार्यालय के द्वारा वाराणसी में मलदहिया स्थित राजकीय बालिका विद्यालय में 5 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में और देश की आजादी से संबंधित चित्रों को लगाया गया है। प्रदर्शनी के द्वितीय दिन आयोजित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया और विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। इस अवसर पर जादू के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया गया। यह कार्यक्रम जिस भावना से भी रखा गया है वह काफ़ी सफल कार्यक्रम है और आज़ादी का अमृत महोत्सव जो वर्ष हम मना रहे हैं इस तरह के समय में इस तरह के कार्यक्रम की बहुत ही आवश्यकता है। और आपने जो यहाँ समावेश किया है बच्चों और हर वर्ग के लोगों को बुलाया है, इससे एक मैसेज पूरे समाज को और आने वाले जनरेशन को जा रहा है कि हमारे देश के लिए भी क्या इम्पोर्टेंट है और हमारे सरकार की क्या योजनाएं हैं और अलग अलग संस्था, अलग अलग सरकारी विभाग किस तरह से इसमें अपना योगदान दे सकती है। लखनऊ स्थित केजीएमयू और नेशनल हेल्थ मिशन एनएचएम द्वारा कल एक राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एवं इन्फेक्शन कंट्रोल विषय पर विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे। इंडियन सोसाइटी ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट के अध्यक्ष अशोक कुमार अग्रवाल ने बताया कि कोविड के बाद बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट बहुत ही गंभीर विषय बन गया है। अगर मेडिकल वेस्ट का निस्तारण ठीक तरह से हॉस्पिटल द्वारा नहीं किया गया तो यह हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए अस्पतालों से निकलने वाले कचरों का निस्तारण सही तरीके से हो, इस पर आज एक प्रशिक्षण कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। तो ये बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत सीरियस इशू है, जो कि कोविड बायोमेडिकल वेस्ट कोविड के पैंडेमिक के टाइम में बहुत सीरियस हो गया है। लेकिन ये KGMU के अंदर पिछले करीब 10 साल से बायोमेडिकल वेस्ट का, हेल्थ केयर वेस्ट का जो यहाँ पर काम चल रहा है, बहुत ही अच्छा काम चल रहा है। लेकिन ये काम अगर अच्छा नहीं होगा तो ये ह्यूमन हेल्थ के लिए, जो हमारा स्वास्थ्य है, उसके लिए बहुत हानिकारक हो सकते हैं। हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C और HIV जैसे इन्फेक्शन है जो जानलेवा होते हैं, वो लोगों को हो जाते हैं। तो ये सारी जो वेस्ट निकलती है अस्पताल से, इसकी ट्रेनिंग ये NHM में जो आपके ज़िले उत्तर प्रदेश की 75 शायद 75 ज़िले हैं जिनमें ये पार्टिसिपेंट्स डेलीगेट्स आ रहे हैं। तो इनको यही बताया जा रहा है कि किस तरीके से आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, किस तरीके से जो वेस्ट है अस्पताल की, जो पेशेंट से निकलती है, ऑपरेशन थिएटर से निकलती है, लेबर रूम जहाँ डिलीवरी होती है वहाँ से निकलती है, उसको किस तरीके से एट द पॉइंट ऑफ जनरेशन जहाँ वो पैदा होती है उसी को सेग्रीगेट करना होगा। इस मौके पर KGMU के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सत्यनारायण शंखवार ने बताया कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि कोविड के जो नियम हैं, लोग उनका अनुसरण जरूर करें, लोगों से दूरी बनाए रखें और मास्क का प्रयोग जरूर करें। उन्होंने बताया कि KGMU हर स्तर पर इससे निपटने के लिए तैयार है। नया जो वेरिएंट आया, इसे ओमिक्रॉन नाम दिया गया है और ये अफ्रीकन कंट्री से जनरेट हुआ है। और हमारे यहाँ तो अभी इसका कोई क्लियर कट नहीं पता चला, लेकिन उसके लिए जितनी व्यवस्थाएं सारी कर ली गई हैं। मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड वगैरह सारे तैयार हैं। साथ ही साथ हमारे यहाँ पैथोलॉजी लैब टेस्टिंग के लिए जो माइक्रोबायोलॉजी लैब है, वहाँ टेस्टिंग की सारी व्यवस्था है। तो यदि कोई केस होता है तो जैसे पहले हम लोगों ने सफलतापूर्वक मैनेज करा था, इस बार भी पूरी तरह से मैनेज करेंगे। सभी तरह की तैयारियां हैं, कहीं कोई किसी मैनेजमेंट में दिक्कत नहीं आएगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के संक्रमित 2 रोगियों का पता चलने के बाद विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए नए दिशा निर्देश किए गए लागू। प्रदेश में भी सतर्कता बरतने के दिए गए सख्त निर्देश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय की रखी आधारशिला। इस विश्वविद्यालय के माध्यम से सहारनपुर के समेत शामली और मुजफ्फरनगर के युवाओं के लिए खुलेंगे उच्च शिक्षा के नए द्वार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की 10वीं कक्षा से पूर्व और बाद के अध्ययनरत मेधावी छात्र छात्राओं को किया छात्रवृत्ति का ऑनलाइन हस्तांतरण का। सरकार बिना भेदभाव के विद्यार्थियों को दे रही है सुविधाएं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर आज गोरखपुर में दूरदर्शन केंद्र के 8 स्टेशन और प्रदेश में स्थापित अन्य 3 FM स्टेशन का करेंगे उद्घाटन। नमस्कार, मैं हूं प्रणव अग्नोत्री। समाचार विस्तार से। विश्व भर